अनटोल्ड स्टोरी ऑफ रायसीना हिल। दोस्तों, जब भी देश में प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस होते हैं तब मीडिया में रायसीना हिल नाम बहुत छाया रहता है। हाल ही में भी कुछ ऐसा ही हुआ। तो यहां सवाल यह है कि आखिर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन से रायसीना हिल का क्या लेना देना? आखिर प्रेसिडेंट को रायसीना हिल से क्यों एसोसिएट किया जाता है? इसको जानने के लिए चलिए आज की वीडियो की शुरुआत एक कहानी से करते हैं। तकरीबन 60 साल के महावीर रायसीना की पहाड़ी पर थोड़े उदास और थोड़े गुस्से में खड़े हैं। चमचमाता राष्ट्रपति भवन और सेक्रेटेरिएट ऑफिस उनकी आंखों के एकदम सामने है। घर जाने के लिए उनकी ट्रेन आने में अभी समय है। वो इस जगह पर पहली बार आए हैं। उन्होंने अब तक केवल सुना ही था कि यहां पर इंडियन गवर्नमेंट की सीट लगती है। वो एक आह भरते हुए गुस्से से कहते हैं, ये जमीन एक जमाने में हमारे पूर्वजों की हुआ करती थी। इस जमीन पर हमारा अधिकार है। ये या तो हमें वापस मिलनी चाहिए या फिर सरकार को हमें इसका मुआवजा देना चाहिए। वहीं उन्हीं के साइड में महावीर का छोटा भाई वीरेंद्र उनको शांति से सुन रहा था। वो पहले भी इंडिया गेट आ चुका है। पूरी लटियंस दिल्ली में केवल इंडिया गेट ही एक ऐसी जगह है जो उसने पहले विजिट की है। वो रायसीना हिल की बिल्डिंग्स को एक तक देखता रहता है और कहता है कि यह सब कितना सुंदर और आकर्षक है। दोनों भाई एक दूसरे की ओर देखते हैं और पुरानी यादों को याद करते हुए मुस्कुराते हैं। महावीर आगे कहता है, यहां की हजारों एकड़ जमीन पर एक जमाने में उनके पूर्वजों का गांव हुआ करता था। ये गांव और ये जमीन उनकी हुआ करती थी। आज इस जमीन पर देश के कुछ अमीर और जाने माने लोग रहते हैं और हमें देखो, हमें हमारी 2 वक्त की रोटी भी ढंग से नहीं मिल पाती। इस जमीन पर हमारा अधिकार है, आखिर हम अपना अधिकार क्यों छोड़ें? वो आगे कहते हैं कि अगर आज उनके पास थोड़ी जमीन होती तो वो अपने परिवार का पालन पोषण बेहतर तरीके से कर सकते थे। दोस्तों, ये कॉन्वर्सेशन सुनने के बाद अब आप सोच रहे होंगे कि ये कौन लोग हैं जो रायसीना हिल को अपनी जमीन बता रहे हैं। तो आपको बता दें कि ये दोनों भाई हरियाणा के पलवल डिस्ट्रिक्ट में रहने वाले 2 डेली वेज लेबरर्स हैं। ये दोनों कल्लू नाम के एक लैंडलॉर्ड की 4th जनरेशन को बिलोंग करते हैं। कल्लू काफी पहले रायसीना विलेज में लैंड ओन किया करते थे। कल्लू अपने सन नाथू के साथ उस लैंड पर फार्मिंग किया करते थे। लेकिन जब 1911 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपनी कैपिटल कैलकाटा से दिल्ली शिफ्ट की, उस समय इन दोनों को अपनी जमीन गवर्नमेंट को देनी पड़ी। अब ऐसा क्यों हुआ और कैसे हुआ? इस सब का जवाब जानने के लिए हमें रायसीना हिल के इतिहास को समझना होगा। आज की वीडियो में हम रायसीना हिल के इतिहास के साथ साथ उससे जुड़े कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग किस्सों पर भी चर्चा करेंगे जिन्होंने आज भारत की सरकार के इन गलियारों को शेप करने में अहम भूमिका निभाई है। न्यू दिल्ली के क्राउन जूल्स की डिजाइनिंग और कंस्ट्रक्शन की कहानी के पीछे एक जानी मानी लंबी दोस्ती में खटास पड़ने की दास्तान भी छुपी है। इस वीडियो के माध्यम से हम उस कहानी से भी पर्दा उठाएंगे। तो आइए बिना देर किए इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। रोड टू रायसीना हिल। दोस्तों, रायसीना हिल लटियंस दिल्ली का ही एक मेजर हिस्सा है। यह हिल लगभग 226 मीटर्स हाई एलिवेटेड पोर्शन है जो आसपास के एरियाज से लगभग 18 मीटर की ऊंचाई पर है। दुनिया में शायद ही ऐसी कोई दूसरी जगह होगी जहां से इस तरह 130 करोड़ लोगों का एडमिनिस्ट्रेशन मैनेज किया जाता है। यही वो इलाका है जिससे भारत जैसा विशाल देश गवर्न होता है। यहीं से इतनी डाइवर्स कंट्री का एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल किया जाता है। यहीं पर न्यू दिल्ली के 2 क्राउन जूल्स बसते हैं, जिसमें पहला है वाइसरॉयज हाउस, जिसको आज राष्ट्रपति भवन कहते हैं, और दूसरा ट्विन सेक्रेटेरिएट बिल्डिंग, जिनको आज नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक कहा जाता है। इसके अलावा यहां पर इंडियन गवर्नमेंट की कुछ इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स और इंफ्रास्ट्रक्चर्स जैसे कि इंडियन पार्लियामेंट, राजपथ, विजय चौक और इंडिया गेट मौजूद हैं। इंडिया के पावर कॉरिडोर यानी रायसीना हिल पर बनी ये बिल्डिंग्स इंडियन सबकॉन्टिनेंट के कॉलोनियल आर्किटेक्चर के सबसे नायाब नमूने हैं। इन्हीं बिल्डिंग्स में इंडियन गवर्नमेंट की मेन पावर बसती है। ये इमारतें केवल सरकारी इमारतें नहीं हैं, ये भारत के लोकतंत्र की जीत की निशानी है।
ये आजादी की लंबी लड़ाई से लेकर आजाद भारत के कई राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक उतार चढ़ाव की गवाह बनी है। दोस्तों, ये रीजन इंडियन रिपब्लिक के लिए जितना इंपॉर्टेंट है, इससे जुड़ा इतिहास भी उतना ही इंटरेस्टिंग है। जैसा कि हम जानते ही हैं, 1911 से पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया को कलकत्ता से रूल किया करती थी। लेकिन अंग्रेजों को लगा कि भारत जैसे विशाल देश को कलकत्ता के एक कोने में बैठकर रूल नहीं किया जा सकता। इसके लिए देश के सेंटर में एक बड़ा सा पैलेस होना चाहिए। 1911 में दिल्ली में एक ह्यूज दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ और उसी दरबार में ब्रिटिश किंग जॉर्ज V ने यह अनाउंस किया कि इंपीरियल इंडिया की कैपिटल की सीट कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट की जा रही है। इस अनाउंसमेंट के तुरंत बाद इस नई इंपीरियल कैपिटल को डिजाइन करने के लिए एक टाउन प्लानिंग कमेटी का गठन हुआ। इस कमेटी में ब्रिटेन के जाने माने आर्किटेक्ट एडविन लटियंस के साथ कई ब्रिटिश इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट्स और म्यूनिसिपल एक्सपर्ट्स भी शामिल थे। इस इंपीरियल कैपिटल के लीडिंग डिजाइनर और आर्किटेक्ट एडविन लटियंस के नाम पर न्यू दिल्ली को लटियंस दिल्ली भी कहा जाता है। खैर, पहले यह डिसाइड किया गया था कि इस नई इंपीरियल कैपिटल को 17वीं शताब्दी की मुगल सिटी शाहजहानाबाद के नॉर्थ में बनाया जाएगा। लेकिन बाद में प्लानिंग कमेटी ने इस डिसीजन को बदल दिया और उन्होंने इस कैपिटल के एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर के लिए ओल्ड दिल्ली के लगभग 5 किलोमीटर साउथ में बसी रायसीना हिल्स को चुना। असल में इस एरिया में उस समय रायसीना और मालचा नाम के 2 गांव फैले हुए थे। रायसीना विलेज से ही हिली एरिया का नाम रायसीना हिल पड़ा। ये दिल्ली रिज और यमुना रिवर के बीच पड़ने वाला एक वेल ड्रेन्ड, ग्रीन और हेल्थी एरिया हुआ करता था और यहां पर एक्सपेंशन की भी खूब जगह थी। बस फिर क्या था, यहां पर अंग्रेज आए और उन्होंने रायसीना और मालचा विलेज की लगभग 300 फैमिलीज से उनकी 4000 एकड़ की जमीन छीन ली। उन्हें कुछ समय के लिए इसका मुआवजा भी दिया गया। ये 1894 में पारित हुए लैंड एक्विजिशन एक्ट के तहत किया गया था। इस एरिया से इन लोगों को हटाकर यहां पर वाइसरॉय पैलेस का कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ। आपको बता दें कि एक समय पर यह वाइसरॉय पैलेस पोप के पैलेस के बाद दूसरा सबसे बड़ा पैलेस हुआ करता था। आइए अब देखते हैं कि कैसे इसके कंस्ट्रक्शन के दौरान इसको 2 मेन आर्किटेक्ट्स सर एडवर्ड लटियंस और हर्बर्ट बेकर एक साथ आए और कैसे आगे चलकर उनकी दोस्ती राइवलरी में तब्दील हुई। लटियंस एंड बेकर फ्रॉम फ्रेंड्स टू फो। तो दोस्तों, ब्रिटिश मोनार्क और इन 2 मेन आर्किटेक्ट्स के बीच एक अग्रीमेंट साइन हुआ जिसके मुताबिक यह तय किया गया कि लटियंस वाइसरॉय हाउस और सिटी के ओवरऑल लेआउट को डिजाइन करेंगे और हर्बर्ट बेकर ट्विन सेक्रेटेरिएट बिल्डिंग्स यानी प्रेजेंट डे नॉर्थ और साउथ ब्लॉक की जिम्मेदारी लेंगे। ये 2 पुराने दोस्त जो अब कॉलीग्स बन चुके थे, ये दोनों अपने एक्सपीरियंसेस, पर्सपेक्टिव्स और स्किल सेट्स में एक दूसरे से बहुत अलग थे। हालांकि दोनों का काम करने का स्टाइल काफी अलग था, लेकिन इन दोनों का ही ये मानना था कि वेस्टर्न स्टाइल क्लासिकल आर्किटेक्चर इंडियन आर्किटेक्चर से कहीं ज्यादा बेहतर है। लटियंस को लगता था कि इंडियन आर्किटेक्चरल स्टाइल आर्किटेक्चर के बेसिक प्रिंसिपल्स को इग्नोर करता है। वहीं बेकर का यह मानना था कि इंडियन आर्किटेक्चर में वो कंस्ट्रक्टिव और जियोमेट्रिक क्वालिटी मौजूद नहीं है जो लॉ एंड ऑर्डर के उस आइडिया को रिप्रेजेंट करे जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन वहां एस्टैब्लिश करना चाहती है। खैर, बेकर चाहते थे कि वाइसरॉय हाउस का डिजाइन इंडियन, रोमन या फिर इंग्लिश नहीं बल्कि पूरी तरह से इंपीरियल हो। मजेदार बात तो यह है कि उनका कहना था कि इस इंपीरियल कैपिटल को ऐसा बनाया जाए जिससे ये उस यूनिटी को दर्शाए जिसको इंडिया इतिहास में पहली बार ब्रिटिश रूल के अंडर एंजॉय करने जा रहा है। उनका कहना था कि इस सिटी के स्टाइल और लेआउट में ईस्ट और वेस्ट के बेस्ट एलिमेंट्स को दर्शाना होगा। इसको उस नई सिविलाइजेशन का प्रतीक बनाना होगा जो ब्रिटिश गवर्नमेंट यहां एस्टैब्लिश करने वाली है। इस नई कैपिटल की प्लानिंग में उस समय के वाइसरॉय लॉर्ड हार्डिंग भी बहुत इन्फ्लुएंशियल रोल प्ले कर रहे थे। उन्होंने इन बिल्डिंग्स के लिए वेस्टर्न स्टाइल क्लासिकल आर्किटेक्चर को फाइनलाइज किया, जिसकी डिटेलिंग इंडियन स्टाइल में की जाने वाली थी। तो दोस्तों, जैसा कि हमने पहले भी देखा, इन दोनों मेन आर्किटेक्ट्स के डिजाइन्स और स्टाइल्स में काफी डिफरेंसेस थे। ये डिफरेंसेस हमें आज भी उनके द्वारा बनाई गई इंडिविजुअल बिल्डिंग्स में दिखाई देते हैं। उदाहरण के तौर पर बेकर की ट्विन सेक्रेटेरिएट बिल्डिंग्स
यूरोपियन स्टाइल कॉलम्स और रेनेसांस के डोम्स को इंडियन एलिमेंट्स जैसे कि रेड सैंडस्टोन, जालीज, छज्जा, छतरीज और पिलर्स पर एलिफेंट हेड्स को कंबाइन करती हैं, जबकि लटियंस का वाइसरॉय हाउस एक प्योर क्लासिकल वेस्टर्न स्टाइल रिप्रेजेंट करता है, जिसमें वेस्ट और ईस्ट के स्टाइल्स की मिक्सिंग ज्यादा नहीं की गई है। ये डिफरेंसेस इन बिल्डिंग्स के कंस्ट्रक्शन के दौरान भी कई प्रोजेक्ट्स पर उजागर हुए। ऐसा ही एक प्रोजेक्ट था काउंसिल हाउस का कंस्ट्रक्शन, जिसको आज पार्लियामेंट हाउस कहा जाता है। पहले यह तय किया गया था कि इसको वाइसरॉय हाउस के अंदर ही बनाया जाएगा, लेकिन जब 1919 में लाए गए मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स ने गवर्नमेंट में रिप्रेजेंटेशन को इंक्रीज किया, तो उसके बाद एक सेपरेट बिल्डिंग की जरूरत महसूस की गई। इसको लेकर बेकर का प्लान था कि पार्लियामेंट हाउस में एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाया जाए, जिसकी 3 साइड्स 3 चेंबर्स को रिप्रेजेंट करें, जिसमें पहला था काउंसिल ऑफ स्टेट यानी राज्यसभा, दूसरा था लेजिस्लेटिव असेंबली यानी लोकसभा और तीसरा था चेंबर ऑफ प्रिंसेस। और ये तीनों को एक सेंट्रल डोम से लिंक किया जाता था। लेकिन लटियंस इस बिल्डिंग को एक ह्यूज सर्कुलर डिजाइन में बिल्ड करना चाहते थे। आज हमारी पार्लियामेंट बिल्डिंग कुछ उसी स्टाइल में दिखाई पड़ती है। खैर, इन दोनों के डिफरेंसेस ने एक सीरियस टर्न तब लिया जब ये दोनों सेक्रेटेरिएट बिल्डिंग्स और वाइसरॉय हाउस की कॉरेस्पॉन्डिंग लोकेशंस के ऊपर एकजुट नहीं हुए। यहां पहले से डिसाइड किए गए डिजाइन्स में कुछ चेंजेस किए गए। बेकर चाहते थे कि ट्विन सेक्रेटेरिएट बिल्डिंग्स भी वाइसरॉय हाउस के साथ ही रायसीना हिल के टॉप पर मूव कर दी जाए। वो चाहते थे कि ये रायसीना हिल का टॉप मोस्ट प्लेटफॉर्म वाइसरॉय और उसकी गवर्नमेंट की यूनिटी को बखूबी दर्शाए। इससे पूरे कैपिटल की लेआउट पर 2 मेजर चेंजेस हुए। पहला तो यह कि वाइसरॉय हाउस को रायसीना हिल के टॉप मोस्ट पोजीशन से पीछे शिफ्ट करना पड़ा। हालांकि लटियंस इस पर अग्री हो गए, लेकिन इन 2 सेक्रेटेरिएट बिल्डिंग्स को हिल के टॉप पर एडजस्ट करने के लिए हिल को ज्यादा एरिया को फ्लैटन करने की जरूरत थी और इसके लिए प्रोजेक्ट की कॉस्ट भी बढ़ गई। दूसरा चेंज ये था कि हिल की स्लोप को और भी जेंटल रखने की जरूरत थी ताकि पूरे डिजाइन को एक बैलेंस्ड व्यू मिल सके। लेकिन बेकर, जो इस स्लोप का काम देख रहे थे, उन्होंने इस स्लोप को काफी शार्प कर दिया। इससे कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर तैयार हुआ जिसको लटियंस ने बाद में बेकरलू का नाम दिया। इसका असर यह हुआ कि आज जब कोई रायसीना हिल की बिल्डिंग्स को विजय चौक से देखता है तो प्रेसिडेंशियल हाउस डिसअपीयर हो जाता है और केवल उसका डोम दिखाई देता है। लटियंस हमेशा से ही ये चाहते थे कि ये वाइसरॉय हाउस हिल के एकदम टॉप पर बने, जिससे ये बिल्डिंग इस पूरे लैंडस्केप को डोमिनेट कर सके। लेकिन बेकर की ट्विन बिल्डिंग्स, जिसको पहले एक स्लाइटली लोअर लेवल पर बनाया जाना था, वो अब बीच में आ रही थी। लेकिन जब तक ये डिस्कवर किया गया तब तक बहुत देर हो चुकी थी और इसी को लेकर दोनों फ्रेंड्स के बीच तनातनी शुरू हो गई। इस इशू पर अपनी नाराजगी दिखाते हुए लटियंस ने 1922 में बेकर को एक लेटर में लिखा कि मुझे इस बात का अंदाजा है कि इंडिया की प्रेजेंट फाइनेंशियल क्राइसिस को देखते हुए इस मिस्टेक को रिपेयर करना अब मुमकिन नहीं है। लेकिन यह तय है कि यह मिस्टेक एक बहुत बड़ा आर्टिस्टिक ब्लंडर है और आगे आने वाली जेनरेशंस उसको रिकॉग्नाइज भी करेंगी और इसके कल्प्रिट को ब्लेम भी करेंगी। उन्होंने आगे लिखा कि मैं तुमको अपना बेस्ट फ्रेंड मानता था, लेकिन मुझे यह लिखते हुए बहुत दुख हो रहा है कि मेरे नाम का एक मेजर हिस्सा केवल इसलिए वेस्ट हो गया क्योंकि मैंने तुम्हारे कोऑपरेशन पर ट्रस्ट किया और वो ट्रस्ट तोड़ दिया गया। इसके कुछ दिन बाद बेकर ने रिप्लाई करते हुए लिखा कि लटियंस केवल एक क्लोज्ड कंट्रोवर्सी को वापस दुनिया के सामने उजागर कर रहे हैं। उन्होंने लिखा कि अगर ये एक बहुत बड़ा आर्टिस्टिक ब्लंडर है तो उसके पीछे दोनों इक्वली रिस्पॉन्सिबल हैं। उन्होंने लटियंस को याद दिलाया कि कैसे ये सब प्लान्स और फीचर्स एक जॉइंट मीटिंग के बाद डिसाइड किए गए थे, जिसको वाइसरॉय और उनकी गवर्नमेंट ने भी एक्सेप्ट किया था। खैर, ये डिबेट तो कुछ समय तक यूं ही चलती रही। दोनों ही ये ब्लेम एक दूसरे पर डालते रहे और इस तरह इंडिया के पावर कॉरिडोर से जुड़ी एक वेल नोन फ्रेंडशिप में हमेशा के लिए खटास पड़ गई। 1912 में शुरू हुए इस प्रोजेक्ट का कंस्ट्रक्शन 1929 में फाइनली पूरा हुआ और उसको ब्रिटिश हुकूमत को सौंप दिया गया। कंक्लूजन, 1931 में इस नई कैपिटल का धूमधाम से इनॉग्रेशन हुआ और पहली बार लॉर्ड अर्विन ब्रिटिश गवर्नमेंट के वाइसरॉय के तौर पर यहां रहने आए।
ये कैपिटल ओरिजिनल 9 करोड़ के बजट के बजाय 13 करोड़ में बनकर तैयार हुई। तो आप देख सकते हैं कि ब्रिटिश इंडिया की इस नई इंपीरियल कैपिटल के बनने का सफर इतना आसान भी नहीं था। इस किस्से को कई साल बीत चुके हैं। रायसीना हिल की ये ग्रैंड बिल्डिंग्स आज भी दुनिया भर से हजारों टूरिस्ट को अट्रैक्ट करती हैं। ये इंडियन डेमोक्रेसी की सक्सेस का जीता जागता उदाहरण है। ये कहानी दो आर्किटेक्ट्स की फ्रेंडशिप या राइवलरी की नहीं है, बल्कि ये इस ग्रैंड एम्पायर की कंस्ट्रक्शन में छुपे कई डिबेट्स, ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स, पावर स्ट्रगल्स और ईगो क्लैशेस का भी एक रिफ्लेक्शन है। खैर, वो जो भी हो, लेकिन यहां गौर करने वाली बात यह है कि भले ही रायसीना हिल को अंग्रेजों द्वारा बनाया गया और उन्होंने काफी लंबे समय तक यहां पर बैठकर पूरे भारत पर राज किया, लेकिन आज जब हम रायसीना हिल को देखते हैं तो वो हमें ये याद दिलाती है कि इस सीट को अंग्रेजों से वापस लेने के लिए भारतवासियों ने कितनी बड़ी कुर्बानियां दी हैं और तब से लेकर आज तक इसने दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को संभालने की भूमिका बखूबी निभाई है।